अक्सर औक़ात आपने ये देखा होगा या सुना होगा कि अगर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस पर मूव कर रहा हो तो कुछ वक्त के बाद उसकी मोशन जो है वो रुक जाती है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की कंडीशन में आ जाता है। तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट के रेस्ट की कंडीशन में आने की वजह ढूंढें तो सबसे पहले हमारे जहन में फ्रिक्शन की बात आती है कि फ्रिक्शन एक ऐसी फ़ोर्स है जो कि उस ऑब्जेक्ट की मोशन को रोक देती है। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या वाकई ही फ्रिक्शन वो फ़ोर्स है जो कि उस ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकती है। तो इसके लिए मैंने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मैस है m और उस स्फेयर का जो रेडियस है वो r0 लिया है, यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस। और ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है ये इस हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस पर v वेलोसिटी के साथ राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रोल कर रहा है। अब इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की जो रोटेशन है उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब ये रोल किया जा रहा है और कुछ वक्त के बाद ये जो है ये रेस्ट की कंडीशन में आ जाता है। अब अगर ये रेस्ट की कंडीशन में आता है तो इसका मतलब ये है कि इसकी ये वेलोसिटी जो है वो वक्त के साथ साथ कम हुई होगी। अगर इसकी ये वेलोसिटी कम हुई होगी तो इसमें डिसेलरेशन आया होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आया होगा, और वो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो लाजमी तौर पर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ होगा क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन तब आता है जब उस ऑब्जेक्ट पर उस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस ऑब्जेक्ट में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है, लेफ़्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है, तो कोई ना कोई फ़ोर्स तो ऐसी होगी जो फ़ोर्स ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही है। तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या बात आती है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है तो इस पर इस डायरेक्शन में एक फ़ोर्स लग रही होगी जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। जैसा कि ये देखें, ये ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है और इस पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन की फ़ोर्स लगेगी, लिहाजा इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है जी देयर मस्ट बी ए फोर्स, यहाँ पर लाजमी तौर पर एक फ़ोर्स होनी चाहिए। किस तरफ होनी चाहिए? टुवर्ड्स लेफ़्ट होनी चाहिए। और वो हमारे पास कौन सी फ़ोर्स है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। यानी अब यहाँ से तो हम इस रिज़ल्ट पर पहुँच गए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को रोक सकती है। लेकिन रुकें ज़रा, देखें, अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन पर जाऊँ तो इस फोर्स F ने एक टॉर्क भी प्रोड्यूस किया है, इस फ्रिक्शनल फोर्स ने एक टॉर्क भी प्रोड्यूस किया है। कैसे? अगर ये फोर्स इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में लगती है तो ये देखें ज़रा, यहाँ से पिवट पॉइंट से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस r0 है। तो हमने टॉर्क पढ़ा हुआ है, टॉर्क हमारे पास होता है जी मोमेंट आर्म और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पे हम फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टॉर्क देखें तो वो वाकई ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो राइट हैंड रूल अगर मैं लगाऊं तो ये देखें, मैंने अपना राइट हैंड जो है उसकी फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर r0 पर रखा, यानी मोमेंट आर्म पर रखा, और फिंगर्स को मैं कर्ल करूंगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में। तो ये रोटेशन की डायरेक्शन आ जाएगी जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगी। कौन? फ्रिक्शन की फोर्स। इसका मतलब ये है कि ये F फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है उसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट में इसी डायरेक्शन में रोटेशन आनी है। अब जो टॉर्क ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस कर रही है वो भी इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाह रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि टॉर्क लगने की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जी टॉर्क इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा। यहाँ पे आई हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ऑब्जेक्ट का और अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर टॉर्क लगा रही है तो उससे एंगुलर एक्सेलरेशन में इंक्रीज़ आना चाहिए। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन में इंक्रीज़ आना चाहिए तो इस ऑब्जेक्ट को तो मूव करते रहना चाहिए, इसकी वेलोसिटी तो बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स नहीं है जो कि इस ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकती है, बल्कि कि कुछ और फोर्सेस हैं यहाँ पर जो कि इस ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकने में अहम किरदार अदा करती हैं।
तो अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन के लिहाज से देखें तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये इस ऑब्जेक्ट की इस वेलोसिटी को कम कर रही है, और अगर हम टॉर्क की इक्वेशन पर देखें तो यही फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये टॉर्क प्रोड्यूस करके उस ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ा रही है। तो हम क्या डिसाइड करें, कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो और इस ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं? तो देखें ज़रा, मोर फोर्सेस ऑन स्फीयर। हमारे पास स्फीयर का सेंटर ऑफ मास ये है और इस स्फीयर का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस mg के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या ये mg वो फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकती है। तो देखें, पहली बात ये कि ये जो mg फोर्स है यानी जो वेट है ये वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग लग रहा है, और जो इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की मोशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग मोशन को रोकने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए। तो ये वेट तो वर्टिकल फोर्स है, लिहाजा ये वेट जो है ये इस ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल मोशन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। नो इफ़ेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल मोशन। क्यों? क्योंकि ये वेट वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब अगली बात, क्या ये वेट टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है? तो ये वेट जो है ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो पिवट पॉइंट में से पास कर रही है। तो जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट पॉइंट में से पास कर जाए, सेंटर ऑफ मास में से पास कर जाए, तो मोमेंट आर्म की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। अगर इस मोमेंट आर्म की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो टॉर्क है उस फोर्स की वजह से वो ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये वेट जो है ये ना तो इस ऑब्जेक्ट में टॉर्क प्रोड्यूस करवा रहा है और ना ही ये इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर कौन सी फोर्स ऐसी है? ना वो फ्रिक्शनल फोर्स है, ना वो उस ऑब्जेक्ट का वेट है, तो वो कौन सी फोर्स ऐसी है जो इस ऑब्जेक्ट की मोशन को रोक देती है? देखें ज़रा, ये हमारे पास है स्फीयर, और ये स्फीयर जो है ये इस फ्लैट सरफेस को टच करता है, और ये जब फ्लैट सरफेस को टच करता है तो इसका सरफेस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होता बल्कि एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, क्योंकि एक पॉइंट पर तो वो स्फीयर टच कर नहीं सकता उस सरफेस को, जो कि हम आइडियल केस में लेते हैं, और ऐसा होता नहीं है। असल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस को टच कर रहा होता है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब होगा क्या? होगा ये कि जब ये ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ये वाला एरिया ऑफ कांटेक्ट ये सरफेस पर नीचे की डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा, यानी इम्पल्स लगाएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर नीचे की डायरेक्शन में इम्पल्स लगाएगा तो उसके ऑपोजिट यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में सरफेस लगाएगी इस ऑब्जेक्ट पर, उसको मैं Fn का नाम दे देता हूँ। अब ये नॉर्मल फोर्स है, और इस नॉर्मल फोर्स का पीवट पॉइंट से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मौजूद है, इसको मैं L का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स भी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, यानी मोमेंट आर्म भी है। तो इस नॉर्मल फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। टॉर्क ड्यू टू फोर्स N इज इक्वल टू L मोमेंट आर्म क्रॉस फोर्स Fn। तो यहाँ से ये टॉर्क इस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ज़रा इस टॉर्क को ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये टॉर्क इस ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है। तो देखें ज़रा, ये हमारे पास मोमेंट आर्म इस डायरेक्शन में, ये देखें ना, हमारे पास ये L है और ये हमारे पास Fn है। तो ये फर्स्ट वेक्टर पर राइट हैंड की फिंगर्स, इनको कर्ल किया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में। अब ये देखें ज़रा, अब ये जो टॉर्क है ना Fn की वजह से टॉर्क, वो इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाह रहा है, और जो फ्रिक्शन फोर्स थी वो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाह रही थी। तो ये वो वाली नॉर्मल फोर्स है जो ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस करती है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क को अपोज करता है। जब
इस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क को अपोज करता है। तो उससे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इस ऑब्जेक्ट की जो रोटेशन है वो कम होती जाती है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कम होता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी मोशन रुक जाती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो जहन में आता होगा कि एरिया ऑफ कांटेक्ट सिर्फ इस लाइन, रेड वाली लाइन की राइट साइड पे क्यों है, लेफ़्ट साइड पे तो भी होगा। तो अगर लेफ़्ट साइड पे भी एरिया ऑफ कांटेक्ट मौजूद है तो लेफ़्ट साइड पे भी ये नॉर्मल फोर्स होनी चाहिए, क्योंकि उधर भी ये स्फीयर इस सरफेस पर फोर्स लगा रहा होगा। तो लेफ़्ट साइड पर भी एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, लेकिन देखें ज़रा, ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो होता यूँ है कि ये ऑब्जेक्ट जब इस डायरेक्शन में जाता है तो लेफ़्ट वाली साइड पे यानी बैक साइड पे इस स्फीयर की जो हमारे पास इस स्फीयर का पार्ट होता है वो सरफेस से दूर जाता है, यानी ऊपर की तरफ जाता है। तो जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो इस स्फीयर की बैक साइड से सरफेस के साथ कांटेक्ट जो है वो कम होता है एज़ कंपेयर टू जो इस सरफेस का कांटेक्ट होता है इस स्फीयर के साथ अगली साइड पे। तो अगली साइड पे ज़्यादा फोर्स लगाता है, ज़्यादा इम्पल्स लगाता है स्फीयर सरफेस पर, और मुकाबले में सरफेस भी एक स्ट्रॉन्ग नॉर्मल फोर्स लगाती है उस ऑब्जेक्ट पर। तो होता यह है कि वीक नॉर्मल फोर्स होती है बैक पार्ट पर और स्ट्रॉन्ग नॉर्मल फोर्स होती है फ्रंट पार्ट पर। इसी वजह से फ्रंट साइड पे ये जो नॉर्मल फोर्स होती है ये इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करवाने में कामयाब हो जाती है और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो रुक जाती है।